रात के ठीक 2:10 जब एक पूरे देश की धड़कन रोक दी गई, कोई मिसाइल नहीं चली, उसी अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ साए आसमान से उतरे और उस शख्स को उठा ले गए जिसे दुनिया एक राष्ट्र का प्रमुख कहती थी। दुनिया को बताया गया कि ये एक लोकतंत्र की जीत है, लेकिन सच ये है कि ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डे लाइट रॉबरी है। ये हमला उस शख्स पर नहीं बल्कि उस खजाने पे था जो उस देश की मिट्टी के नीचे दबा है। एक ऐसा खजाना जिसने पिछले 80 सालों से एक सुपर पावर के साम्राज्य को जिंदा रखा है, और जैसे ही उस मुल्क ने साम्राज्य की जंजीरें तोड़नी चाही, उसका हर्ष पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है ये एक आग सिर्फ एक विदेशी सरहद तक महदूद है तो आप गलत हैं। इस आशीष के तार अब आपके घर की रसोई और आपके देश के स्वाभिमान से जुड़ चुके हैं। कुछ महीनों पहले एक धमकी दी गई, एक ऐसी धमकी जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र घुटनों पर लाने की कोशिश की। आज आपके व्यापार पर जो 50% की मार पड़ी है, तो जिस सर्जिकल स्ट्राइक के सच को मोड़ा गया, वो सब इसी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वही ताकत जिसने हजारों मील दूर एक तख्ता पलट किया, आज आपकी सरहद और आपकी जेब के साथ खेल रही है। आखिर कौन है वो पूरी दुनिया को एक कागज के टुकड़े का गुलाम बनाए रखना चाहता है? क्यों? सद्दाम और गद्दाफी के बाद अब इस नए चेहरे की बारी है। सबसे बड़ा सवाल कि अगला निशाना हम हैं, जिसे दुनिया आर्थिक मदद कहती है, लेकिन जो असल में फाइनेंशियल टेररिज्म है। इतिहास अक्सर रात के अंधेरे में लिखा जाता है, लेकिन 4 जनवरी 2026 की रात इतिहास नहीं बल्कि एक अपराध लिखा जा रहा। रात के ठीक 2:10 पर वेनेजुएला का गोरी डैम, जो पूरे देश की रगों में बिजली दौड़ाता है, अचानक खामोश हो गया। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि अमेरिका का एक सोची समझी साइबर वॉरफेयर यानी इंटरनेट के जरिए किया गया एक डिजिटल हमला। जब पूरा देश उस अंधेरे में अपनी सांसें गिन रहा था, तब अमेरिकी नेवी सेल्स आसमान से मौत बनकर उतरे और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को उनके ही महल से अगवा कर लिया। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया। एक आजाद और अपनी मर्जी के मालिक देश की पीठ में घोंपा गया एक खंजर था। सवाल ये उठता है, आखिर अमेरिका को ये लाइसेंस किसने दिया कि वह किसी भी देश की सीमा लांघकर उसके राष्ट्रपति को उठा ले? 1823 में अमेरिका ने दुनिया को एक धमकी दी, पूरा लैटिन अमेरिका उसकी बैकयार्ड है जहां सिर्फ अमेरिका का हुक्म चलेगा। इसी बैकयार्ड पॉलिसी के तहत वाशिंगटन खुद को इस पूरे इलाके का थानेदार समझता है, राजा समझता है, जहां उसकी इजाजत के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन यहाँ अमेरिका का वो चेहरा बेनकाब होता है जिसे हम जियोपॉलिटिक हाइपोक्रेसी यानी राजनीतिक पाखंड कहते हैं। जब रूस ने यूक्रेन की सरहदों को छुआ, तो ये अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र और आजादी की दुआई दे रहा था। अमेरिका का तर्क था कि यूक्रेन एक आजाद मुल्क है और रूस को वहाँ दखल देने का कोई हक नहीं। लेकिन गौर कीजिए, यूक्रेन और रूस का रिश्ता सदियों पुराना है। वे कभी सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ का हिस्सा थे। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति एक है। वहाँ अमेरिका संप्रभुता का रक्षक बनता है, लेकिन वेनेजुएला में जो उसकी सरहद से हजारों मील दूर है, वहीं अमेरिका मोरो डॉक्ट्रिन का डंडा निकालकर डकैती पर उतर आता है। डबल स्टैंडर्ड चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिका के लिए कानून सिर्फ एक मोहरा है जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। रूस ने वेनेजुएला का साथ देना इसलिए शुरू नहीं किया कि उसे वहाँ के लोगों से हमदर्दी थी, बल्कि ये पुतिन का एक स्ट्रेटेजिक डेविएशन था। स्ट्रेटेजिक डेविएशन यानी कि ऐसी चाल जिससे दुश्मन का ध्यान भटकाया जा सके। जब अमेरिका ने रूस को रूस के पड़ोस यूक्रेन में अपनी मिसाइलें तैनात करनी चाहिए, पुतिन ने अमेरिका के ही आंगन यानी वेनेजुएला में अपने 160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स खड़े कर दिए। उसने वाशिंगटन को सीधा संदेश दिया कि अगर तुम मेरे घर के पास आओगे तो मैं तुम्हारे आंगन में खड़ा हो जाऊंगा। आज 5 जनवरी 2026 की ये तनाव भरी सुबह इसी टकराव का नतीजा है। अमेरिका ने मुद्रों को कैद करके शायद खुद को ताकतवर समझ लिया हो, लेकिन उसने एक ऐसी जंग की चिंगारी सुलगा दी है जो मोरो डॉक्ट्रिन के साथ साथ खुद डॉलर के साम्राज्य को भी चलाकर राख कर देगी। वेनेजुएला की बदकिस्मती ये नहीं थी कि उसके पास तेल था, बल्कि उसकी बदकिस्मती ये थी उस तेल की चाबी दशकों तक वाशिंगटन के पास रही। चावेज से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला को पेट्रो डॉलर के जाल में बांध कर रखा था। यहाँ पेट्रो डॉलर का मतलब समझते हैं। ये अमेरिका का वो ब्रह्मास्त्र है
जिसे वो बिना जंग लड़े दुनिया जीतता रहा। 1970 के दशक में अमेरिका ने दुनिया के तेल उत्पादक देशों के साथ एक गुप्त समझौता किया था। दुनिया का तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही खरीदा और बेचा जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अगर भारत, चीन या किसी भी देश को तेल खरीदना है तो उसे पहले अपनी करेंसी देकर अमेरिका से डॉलर खरीदना पड़ेगा। इसी को पेट्रो डॉलर कहते हैं। इसी सिस्टम की वजह से वेनेजुएला का तेल बिकता तो था, लेकिन उसका सारा मुनाफा सीधे न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का केंद्रीय बैंक में जमा होता था। तेल वेनेजुएला का था, लेकिन उसकी मलाई वाशिंगटन खाता था। ये आजादी नहीं बल्कि एक आधुनिक किस्म की गुलामी थी। साल 1999 में जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए तो उन्होंने इस डकैती को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि अमेरिकी कंपनी वेनेजुएला को सिर्फ 1% रॉयल्टी दे रही है, यानी रॉयल्टी वो किराया जो कोई कंपनी जमीन से तेल निकालने के बदले उस देश को देती है। चावेज ने इस लूट को खत्म करने के लिए एक आर्थिक विद्रोह का रास्ता चुना। उन्होंने रातों रात कानून बदले और न्यूयॉर्क के बैंकों से वेनेजुएला का जो पैसा था उसको बाहर निकालना शुरू। चावेज ने इस अरबों डॉलर के फंड को नाम दिया फॉन्टेन। ये सिर्फ एक फंड नहीं था, ये वाशिंगटन के मुंह पर एक तमाचा था। उन्होंने साफ कर दिया कि अब वेनेजुएला का तेल न्यूयॉर्क के शेयर बाजार को नहीं बल्कि वेनेजुएला के भविष्य को सींचेगा। वाशिंगटन के लिए ये सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि चावेज ने सिर्फ पैसा नहीं निकाला, उन्होंने इस पेट्रो डॉलर की जंजीर ही तोड़ दी जिसे अमेरिका ने पूरी दुनिया के गले में डाल रखा था। चावेज ने वार्टर सिस्टम, अदला बदली का व्यापार शुरू किया, यानी बिना डॉलर के लेन देन। उन्होंने चीन को तेल दिया और बदले में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। क्यूबा को तेल दिया और बदले में हजारों डॉक्टर लिए। जब तेल बिना डॉलर के बिकने लगा तो वाशिंगटन को समझ आ गया कि अगर ये मॉडल सफल हुआ तो अमेरिकी डॉलर मैच एक रद्दी कागज बनकर रह जाए। अमेरिका को इस बात से चिढ़ नहीं थी कि चावेज गरीबों के लिए स्कूल बना रहे हैं। उन्हें डर इस बात का था कि चावेज ने उस ग्लोबल करेंसी को चुनौती दी है जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता है। 2002 में चावेज के खिलाफ जो कॉप यानी तख्ता पलट की कोशिश हुई वो कोई लोकतंत्र की मांग नहीं थी, वो अमेरिका द्वारा पाले गए दलालों की एक सोची समझी साजिश थी ताकि चावेज को रास्ते से हटाकर उस तेल के पैसे को दोबारा न्यूयॉर्क के बैंकों में और पेट्रो डॉलर के सिस्टम में वापस खींचा जा सके। जब अमेरिका किसी देश को युद्ध में हरा नहीं पाता तो वह उस पर एक ऐसा हथियार चलाता है जो गोलियों से भी ज्यादा घातक होता है। इसे कहते हैं सैंक्शन यानी आर्थिक प्रतिबंध। आसान भाषा में कहें तो ये पूरे देश की किलाबंदी करने जैसा है, जहाँ ना तो कोई सामान अंदर जा सकता है ना ही बाहर आ सकता है। वेनेजुएला की गरीबी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वाशिंगटन के दफ्तरों में बैठकर की गई एक प्लान पॉवर्टी है, योजनाबद्ध गरीबी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर 900 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए, जिसका सीधा मतलब था कि वेनेजुएला अपना तेल नहीं बेच सकता, ना ही उन पैसों से अपने बच्चों के लिए दूध या मरीजों के लिए दवाइयां खरीद सकता है। ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे राष्ट्र को भूखा मारने का फाइनेंशियल जेनोसाइड था। लेकिन अमेरिका की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी। वेनेजुएला का अपना 31 टन सोना जिसकी कीमत अरबों डॉलर है वह बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा था। जब वेनेजुएला ने कोरोना महामारी के दौरान अपने लोगों के लिए दवाइयां खरीदने के लिए उस सोने की मांग की तो ब्रिटेन और अमेरिका ने उसे देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि वे मादो सरकार को नहीं पहचानते। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम पर की गई सबसे बड़ी टेल लाइट रॉबरी थी। एक देश का अपना धन जिसे उसने मुसीबत के समय के लिए रखा था, इसे सरेआम लूट लिया गया। इसे कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म, जहां आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को इतना अपंग कर देते हैं कि वहां की जनता तड़प कर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर हो जाए। इस पूरे खेल का मकसद साफ था, वेनेजुएला के खिलाफ लोगों को ये समझाना कि उनकी गरीबी की वजह समाजवाद है, जबकि हकीकत में उनकी गरीबी की वजह वाशिंगटन की वो नीतियां थी, रूल थे जिन्होंने वेनेजुएला का गला घोटा। अमेरिका ने वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर की कीमत इतनी गिरा दी कि करेंसी कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गई। ये सब इसलिए किया गया ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि जो देश अमेरिका के हेजेमनी यानी दबदबे के खिलाफ खड़ा होगा उसका हश्र यही होगा। आज 5 जनवरी 2026 की ये खामोशी उस दर्द को बयां कर रही है जहां एक देश को सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया गया क्योंकि उसने अपनी संप्रभुता का सौदा करने से मना कर दिया। भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर अपनी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये एक पेट एंड बाज की स्थिति है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे वो कड़वे आर्थिक तथ्य हैं। एक तरफ हमारे सामने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ की चुनौती है जिसने पिछले साल से हमारे निर्यात एक्सपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ वेनेजुएला का वो सस्ता कच्चा तेल क्रूड ऑयल है जिसकी भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सख्त जरूरत है। भारत के पास फिलहाल कोई सीक्रेट प्लान सार्वजनिक नहीं है।
लेकिन हमारे पास वो हार्ड डाटा है जो भविष्य की ओर इशारा कर रहा है कि भारत अब ब्रिक्स के साथ मिलकर अपनी निर्भरता डॉलर से कम करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई गुप्त साजिश नहीं बल्कि एक जरूरी कदम है। भारत और रूस के बीच पहले से ही रुपए और रूबेल व्यापार की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा, सऊदी अरब ने हाल ही में अपने पेट्रो डॉलर समझौते को रिन्यू नहीं किया है, जिससे डॉलर की विश्वव्यापी पकड़ कमजोर हुई है। भारत डिजिटल करेंसी ई रुपए को भी बढ़ावा दे रहा है, जो भविष्य में अमेरिकी स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करने का जरिया बन सकता है। भारत के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो वेनेजुएला से तेल लेना जारी रखता है तो ट्रम्प के वो 350% टैरिफ वाले दावे हकीकत बन सकते हैं, भारत के IT और फार्मा सेक्टर को बर्बाद कर देंगे। भारत सरकार के सामने सवाल ये नहीं कि मुद्रा सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बचाने के लिए अमेरिका के इस टैरिफ बार का मुकाबला करने को तैयार है। क्या ये 2026 ये तारीख उत्पत्ति का अपहरण हुआ, बल्कि इसलिए दर्ज होगी क्योंकि इसने दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या डॉलर के बिना व्यापार का समय आ गया है। वेनेजुएला में अमेरिका जो कर रहा है वह कोई नई कहानी नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो अमेरिका का एक ही पैटर्न नजर आता है, उसके पेट्रो डॉलर को चुनौती देता है, या तो ये बर्बाद कर देता है या हरा देता है, तख्ता पलट कर देता है। बहुत सारा ईरान 1953 इसकी शुरुआत 1953 में हुई जब ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेव ने अपने देश के तेल का राष्ट्रीयकरण करना चाहा, मतलब तेल पर अपना हक मांगा, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर वहां तख्ता पलट कर दिया। पहली बार था जब अमेरिका ने किसी दूसरे के तेल के लिए उसका लोकतंत्र कुचला था। इराक 2003 साल 2000 में सद्दाम हुसैन ने घोषणा की थी कि इराक वो अपना तेल डॉलर में नहीं बल्कि यूरो में बेचेगा। बस यही सद्दाम की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका ने मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का झूठा बहाना बनाया और पूरे इराक को मलबे में तब्दील कर दिया। आज इराक के तेल पर किसका कब्जा है ये दुनिया जानती है। लीबिया गद्दाफी चाहते थे ताकि पूरा अफ्रीका डॉलर की गुलामी छोड़ दे। परिणाम क्या हुआ? अमेरिका और नाटो ने लीबिया पर हमला और गद्दाफी को सरेआम सड़क पर मार दिया गया। अमेरिका का तर्क हमेशा एक जैसा होता है, हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसे लोकतंत्र से नहीं बल्कि उस देश के संसाधनों रिसोर्सेज से मतलब होता है। आज वेनेजुएला में भी यही हो रहा है। वेनेजुएला ने रूस और चीन के साथ मिलकर डॉलर को छोड़ने की बात की और 4 जनवरी की रात उसका अंजाम सामने आ गया। आप क्या समझते हो? क्या अमेरिका सही करता है? क्या ये पॉलिटिक्स ग्लोबली पॉलिटिक्स है? आपके क्या विचार है? आप कमेंट करके बता सकते हैं।